feel now. Today we'll study about the poem whose name is Dust of Snow, whose poet name is Robert Frost. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और उसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहले बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस व्हाट द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हियर। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? तो डस्ट ऑफ स्नो है स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। अब बात है कि स्नो का मतलब क्या होता है? तो जो हिली मतलब बारिश होती है तो नॉर्मल का वाटर होता है तो जिसमें बर्फ पड़ती है, तो बर्फ के जो छोटे जो कण होते हैं जब नीचे तो आ जाते हैं ना, कहीं पेड़ों पर भी वो एक लेयर बना लेते हैं ना, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो एक पेड़ पे वो लेयर बना रखा है। तो उसको एक राइटर ने अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है कि व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इन हिज लाइफ, यानी एक बार उसकी जिंदगी को डस्ट ऑफ स्नो ने कैसे तब्दील कर दिया। तो नाउ देखते हैं हम इसमें। द वे ऑफ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हैमलॉक ट्री। तो एक सीन है, यहाँ पता रखा है कि राइटर एक हैमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री होता है उसके नीचे बैठा हुआ है और ही इज कीप ऑन थिंकिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स जो उसकी जिंदगी में बहुत गलत चल रहा है। व्हाट एवर थिंग्स ही आर नॉट मेंशन दैट पर्टिकुलर स्टैंजा, उसमें डिस्क्राइब नहीं कर रखा है और वो बता रहा है कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो वो काफी सोच रहा है। तो हमें कैसे पता चला कि वो नेगेटिव थॉट्स है या कुछ परेशानी में है? उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पोएट ने जो हैमलॉक ट्री लिया है ना, वो पॉइजनस ट्री होता है। तो पॉइजनस ट्री इट इज सिंबल ऑफ डेथ, सोरो और ग्लूम, मतलब जहाँ दुखद की बात आती है तो कोई ऐसी चीज आती है तो इससे हमें पता लगता है कि जो पोएट है वो काफी दुखी है। तो सेम थिंग क्रो भी एक इट इज सिंबल ऑफ डेथ और सॉरो है, होता है दुख का प्रतीक होता है क्रो भी। तो यहाँ पे चीजों को बना रखा है और उस धारणा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली वी थिंक दैट क्रो इज सिंबल ऑफ सॉरो और एनीथिंग विच इज इन द नेगेटिव वे। तो लेकिन यहाँ पे क्रो ने एक इम्पैक्ट उसकी जिंदगी में डाला है और उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो यहाँ देखते हैं the way of crow swooped down on me the dust of snow from hemlock tree। तो बता रहा है कि वो सोच रहा है, बहुत गहरी उसका सोच रहा है। हो सकता है कि वो नेगेटिव में ज्यादा डिप्रेशन में भी आगे चला जाए, लेकिन तभी क्या होता है, एक क्रो वहां से उड़ता है और उसकी उड़ने से डस्ट ऑफ स्नो यानी स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो वो पेड़ से गिरते हैं और किसके ऊपर गिरते हैं? राइटर के ऊपर गिरते हैं। इन द पर्टिकुलर पैराग्राफ ही नॉट मेंशन कि वो वहां से उड़ता हुआ जा रहा है या क्रो वहां ऑलरेडी बैठा है। तो पोएट उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो शूट डाउन मतलब उसमें गिरता है, हिलता है पेड़, तो डस्ट ऑफ स्नो उसके कंधे पे गिरता है। तो लेट्स सी आगे उसमें क्या होता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे आई रूट। जैसे स्नो पार्टिकल उसके कंधे पे गिरते हैं तो ही वॉज प्रॉपर्ली थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, वो नेगेटिव थिंग्स के बारे में ज्यादा सोच रहा है। अचानक उसका एक भ्रम टूटता है और ही एट वंस फीलिंग दैट आखिर वो कर क्या रहा है, वो आखिर ऐसी जगह क्यों बैठा है जो कि इतना अच्छी नहीं है, क्योंकि हैमलॉक भी पॉइजनस ट्री होता है और एक पॉइजनस ट्री के नीचे वो बैठा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हार्म होगा। तो उसे जैसे ही वो क्रो की वजह से डस्ट उसके ऊपर गिरती है, किसकी? स्नो की डस्ट उस पर गिरती है तो एकदम जल जाता है और चेंज ऑफ मूड, ये एट वंस चेंज इट्स मूड, यानी जो डिप्रेशन में था एट वन इज पॉजिटिव एंड कीपिंग थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट ही वाज डूइंग, आखिर वो कर क्या रहा है। और ही फेल्ट रिग्रेट, अपने आप को पछतावा भी करता है कि ही हैज स्पेंट होल डे इन थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थिंग्स, और अपने आप को पछतावा रखता है कि भाई उसने पूरा समय बुरी आदत या बुरी नेगेटिव थिंग को सोचने में लगा दिया और अपने प्रॉमिस करता है कि आगे वो ऐसा नहीं करेगा। तो मैसेज इज गिवन इज दैट अकॉर्डिंग टू पोएट कि sometimes small things has large impact and significance in our life। जिस तरह एक क्रो ने एक छोटी सी स्नो डस्ट ऑफ स्नो उसके अल्टीमेटली जो क्रो के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो कंधे पे गिरी, उसके बाद उसका पूरा जीवन चेंज हो गया, क्योंकि अगर शायद वो क्रो ना होता वहां पर और ना डस्ट ऑफ स्नो गिरती उसके ऊपर तो हो सकता है वो अपना पूरा समय वहीं वेस्ट कर देता और उसकी वजह से उसके जो इंपॉर्टेंट काम है वो रह जाते हैं और मे बी वो डिप्रेशन और कोई नेगेटिव थॉट्स कर लेता। तो दैट वाज द स्टोरी व्हिच इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द हुज पोएट नेम इज अगेन नाउ वी कम टू नो द अवर द लिटरेरी टर्म व्हिच इज गिवन द पर्टिकुलर पोएम। और हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएट्री डिवाइस है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो पोएट्री डिवाइस फर्स्ट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मेरे प्यारे बच्चों, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि हमें जो लाइन्स दे रखी है उस पोएम में उसमें हमें लेटर्स को देखना है। अगर वो लेटर्स बार बार रिपीट हो रहा है
तो उसमें पोएट्री डिवाइस एलिट्रेशन बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे सेकेंड स्टैंजा में हैज गिवन माय हार्ट, तो देखो इसमें हैज में एच पहले आ रहा है, फिर हार्ट में भी एच आ रहा है। सेकेंड एंड सेव सम पार्ट, देखो इसमें भी एच आ रहा है और इसमें भी एच आ रहा है, तो एक लेटर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसे एलिट्रेशन बोला जाता है। तो क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम, फाइंड आउट द पोएट्री डिवाइस, तो इसमें हम एलिट्रेशन लिख सकते हैं। सेकेंड एंजरमेंट, एंजरमेंट में क्या होता है, बेसिकली वी हैव टू कंफर्म कि इज देयर एनी पंक्चुएशन मार्क और नॉट। अगर किसी स्टैंजा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और वो लगातार वन स्टैंडर्ड से अनदर स्टैंडर्ड जंप कर रहा है विद द रिदम, तो उस कंडीशन में एंजरमेंट बोला जाता है। तो 4 लाइन विद द वर्ड विदाउट एनी पंक्चुएशन, 4 लाइन होगी, कोई पंक्चुएशन नहीं है और एक के बाद एक राइमिंग वर्ड आ रहा है, एंड रनिंग ओवर द सेंटेंस फ्रॉम द वन वर्ड और कपलेट इनटू अनदर। एक कपलेट, कपलेट मतलब 2 लाइन के फॉर्म में एक दूसरे के बाद दूसरी आ रही है और इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप और बाकी पंक्चुएशन मार्क दे रखे हैं। थर्ड वन एसोनेंस, एसोनेंस बेसिकली है एक और बेसिकली क्या है, वॉवल्स, आपने वॉवल्स पढ़ी रखे होंगे, वॉवल्स कब है, ए आई ओ यू। जब कभी भी अपने पोइट्री में वॉवल्स की साउंड आती है और वॉवल्स की साउंड आएगी और वॉवल्स का यूज हो रखा है, उस कंडीशन में वो एसोनेंस में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इसमें यहाँ पर शूट डाउन ऑन मी, तो देखो इसमें शूट में भी ओ आ रहा है, डाउन में भी ओ आ रहा है और ऑन में भी ओ आ रहा है, तो ये ओ क्या है, वॉवल आ रहा है, तो इसको हम एसोनेंस बोलेंगे। लेकिन बोला जा सकता है क्योंकि एक ही लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। फोर्थ वन इज राइम स्कीम। राइम स्कीम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो राइम क्या होता है, एक रिदम, पहला लेटर दूसरे लेटर से एक शो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्रो, क्रो का क्या है, स्नो, तो हम पहली लाइन को ए मानेंगे, पहली लाइन को ए मानेंगे। अब देखो ये इसका राइमिंग वर्ड है क्या, बी, क्रो का स्नो होता है, बी बिल्कुल डिफरेंट है, इसको बी मानेंगे। अब हम थर्ड लाइन पे आते हैं, थर्ड लाइन में स्नो, तो हम देखेंगे कि क्या ये पहली लाइन से मैच कर रहा है या बी दूसरी लाइन से मैच कर रहा है, तो हमें पता लगेगा कि पहली लाइन से मैच कर रहा है, तो इसको भी हम ए रखेंगे। अब फोर्थ लाइन आएंगे तो ट्री को किससे मैच कर रहा है, बी से, तो ये डी हो जाएगा। तो हमें राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी ए बी। अब सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे हर्ट, अलग हर्ट एक अलग हो गया तो सी रखेंगे। अब हर्ट मूड से डिफरेंट है तो इसे डी मानेंगे। अब जैसे हर्ट का पार्ट हो जाएगा तो इससे ये मैच कर रहा है तो इसे सी हो जाएगा और डी इससे मैच कर रहा है, ये डी जाएगा। तो इसमें राइमिंग स्कीम आएगी ए बी सी डी। So that was my explanation regarding the poem Dust of Snow, whose poet name is Robert Frost. If you have any problem, you can contact us at room number 939. Till then, thank you.